हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्रखर। आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आज हम पढ़ने वाले हैं हिमालय तंत्र की, जो हिमालय की जो नदी तंत्र है उसके बारे में। मतलब हमारे भारत में जितनी नदियां हैं उनका उद्गम कहाँ से होता है, वो कहाँ पे जाके गिरती हैं, कहाँ पे मुहाना बनाती हैं अपनी, उसके जो है कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। मतलब कि भारत में जो अपवाह तंत्र है इसका जो है आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप ये वीडियो को अंत तक जरूर बने रहिएगा ताकि आप जो है रिवर सिस्टम को जो भारत की है उसको अच्छे तरीके से समझ पाए। ठीक है, आइए अपना शुरू करते हैं। क्या रिवर सिस्टम जो है इसको हम शुरू करते हैं। और इसको पढ़ने से पहले हम ये देखते हैं कि भारत का जो अपवाह तंत्र है इसका वर्गीकरण हम कैसे करते हैं, मतलब कैसे इसको डिवाइड किया गया है। तो दो बेस को इसको डिवाइड किया गया है। देखिए यहाँ पे जैसे एक बेस है आपका जो कौन सा, एक जो है आपका उद्गम, मतलब इसका ओरिजिन कहाँ पे होता है, उद्गम कहाँ से होता है, कहाँ से ये नदियां निकलती हैं। और दूसरा जो इससे मुहाने, मतलब कहाँ पे ये अपना जल बहाते के ले जाती है, कहाँ पे ये जल अपना गिराती है, एक उससे मुहाने कहाँ पे बनते हैं। तो इस बेसिस पे जो है दो पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। और उद्गम उद्गम के बेस पे भी इसको जो दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक जो है हिमालयी नदियां हैं, जो मतलब जो हिमालय से निकलती हैं, वे नदी तंत्र है। और उसके अलावा जो है प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत की हिमालयी नदियों में जो हम गंगा नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, सिंधु नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं उसमें प्रमुख रूप से जो नर्मदा है, ताप्ती है, कृष्णा है, गोदावरी है, कावेरी है, इसके अलावा महानदी है। ठीक है, और ऐसे बहुत सारी नदियां हैं जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं, उसमें से मुख्य नदी कुछ ये है। तो ये उद्गम यानी ओरिजिन के बेस पे ये दो प्रकार की नदियां, दो टाइप की नदियां भारत में पाई जाती हैं। उसके बाद मुहाने के बेस पे अगर देखा जाए, मतलब कि अपना मुहाना जहाँ पे बनाती हुई है, तो उसमें जो है एक बंगाल की खाड़ी में, मतलब जैसे ये आपका जो भारत का मैप मान लीजिए ये है, तो इधर अरब सागर है। ठीक है, इधर अरब सागर है और इधर जो है बंगाल की खाड़ी में, इधर क्या बंगाल की खाड़ी रहे। तो मुहाने वे नदियां जो अपना मुहाना जो है आगे बंगाल की खाड़ी में बनाती हैं, और वे नदियां जो अरब सागर की तरह अपना मुहाना बनाती है। ठीक है, तो जो बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है उसमें से प्रमुख रूप से गंगा नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, महानदी है। ऐसे ही बहुत सारी नदियां हैं जो बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती हैं, उसमें से प्रमुख कुछ नदियां हैं ये। ठीक है, और कुछ नदियां जो अरब सागर में अपना जो है जल गिराती हैं, उसमें एक सिंधु है, नर्मदा है, ताप्ती है और फिर साबरमती है। आज से पेपर में बार बार पूछा जाता है कि नर्मदा और ताप्ती जो है दो नदियां जो अरब सागर में अपना जल गिराती हैं। ठीक है, तो ये अरब सागर में गिराने वाली कुछ नदियां हैं, और उसके बाद ये बंगाल की खाड़ी वाली कुछ नदियां हैं, और प्रायद्वीपीय भारत की इधर नदियां हैं, और फिर जो ये इधर गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी जो हिमालयी नदियां हैं। तो आज के इस वीडियो में हम हिमालयी नदियां जो हैं, जिसमें आपका गंगा नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, इन तीनों नदियों के बारे में आज अच्छे तरीके से हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए गाड़ी शुरू करते हैं। आगे क्या है, हमारा जो सिंधु नदी तंत्र है। ठीक है, हिमालयी नदी में जो पहला नदी है जो है सिंधु नदी तंत्र है। ठीक है, सिंधु नदी तंत्र का जो है उद्गम स्थल कहाँ से है, सिंधु नदी, सिंधु नदी तंत्र का जो उद्गम स्थल है सिंधु नदी, इसका जो उद्गम स्थल है, उद्गम आप देखेंगे यहाँ पे, ये जो आप यहाँ पे तीन चीज देख रहे होंगे, ये तिब्बत का क्षेत्र है, और तीनों यहाँ पे जो है इसको चिमयांगडुंग, चिमयांगडुंग ग्लेशियर, चिमयांगडुंग ग्लेशियर जो है तिब्बत के, इसका ओरिजिन जो माना जाता है वो कहाँ से, तिब्बत के चेमियानडुंग। ठीक है, जैसे दो तीन बार आप बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ऐसा अजीब लग रहा होगा ना, लेकिन जब दो तीन बार इसको आप पढ़ेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। ठीक है, कि जो सिंधु नदी का उद्गम है वो कहाँ, तिब्बत के चिमयांगडुंग ग्लेशियर से। ठीक है, चिमयांगडुंग ग्लेशियर से इसका उद्गम स्थल के उद्गम होता है, मतलब यहाँ से नदी ओरिजिनेट होती है, निकलती है। और उसके बाद फिर ये नदी जो है यहाँ पे ये लद्दाख पर्वत है, ये जास्कर पर्वत है, इसके बीच से होते हुए यहाँ पे जो है ये सिंधु घाट का निर्माण करती है, और उसके बाद पाकिस्तान में ये प्रवेश करती है। ठीक है, कौन सी नदी, सिंधु नदी। ठीक है, अब इसकी जो कुछ नदी तंत्र बोला गया है, नदी तंत्र मतलब कि इसमें और भी अपवाह क्षेत्र होगा, इससे और भी सारी नदियां होंगी। तो इसमें और जो नदी है वो एक सतलज नदी है, ये सतलज नदी है, उसके बाद झेलम नदी है, झेलम नदी है, उसके बाद चेनाब नदी है या चिनाब नदी है,
चिनाब नदी है, इसके अलावा जो है रावी है और उसके साथ व्यास है, ठीक है। उसके बाद व्यास है। ये कुछ नदी तंत्र मतलब सिंधु नदी में जो है ये क्रम भी इसका यही है, ठीक है। क्रम भी इसका यही है, मतलब सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। ये सतलज इसके बाद में आएगा, ठीक है। मतलब अभी यहाँ में आप देख रहे होंगे चिनयांगडू ग्लेशियर है, यहाँ पे ये जो है सिंधु नदी है, ये सिंधु नदी है, ठीक है, ये सिंधु नदी है। उसके बाद फिर यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये झेलम है, ये झेलम नदी है। उसके बाद ये जो है आपका चिनाब है, ये चिनाब है, ये रावी है, ये रावी है, ये ब्यास है, ये ब्यास है, और फिर ये जो लास्ट है ये सतलज नदी है, ठीक है। ये सतलज, ये इसका क्रम है, मतलब सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये इसका क्रम है किसका? सिंधु नदी तंत्र का, ठीक है। सतलज नदी आप यहाँ से देख पड़ेंगे, यहाँ से निकलती है जो है, और ये जो जगह है इसको बोलते हैं क्या? राकस ताल बोला जाता है, ठीक है। इसी को क्या बोला जाता है? राकस ताल बोला जाता है। मतलब ये मानसरोवर है, ये मानसरोवर है जहां से तिब्बत नदी निकलती है, ठीक है। मानसरोवर जहां से आपकी ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। तो मानसरोवर के पास में ही आपका एक राकस झील है, जो राकस ताल जिसका नाम है, वहां से जो है सतलज नदी निकलती है। उसके बाद चेन यांगडुंग ग्लेशियर से जो है आपका सिंधु नदी निकलता है। सिंधु नदी की अगर टोटल लेंथ की बात की, लंबाई की बात की जाए, तो ये टोटल 2880 किलोमीटर जो है इसकी टोटल लंबाई है, ठीक है, इसकी, सिंधु नदी की, ठीक है, सिंधु नदी की। अब आइए देखते हैं इसका जो क्रम है और फिर इसको अच्छे तरीके से समझते हैं हम। सिंधु नदी को पढ़ा हमने, सतलज नदी को पढ़ा, उसके बाद झेलम नदी, जो झेलम नदी है, ठीक है, झेलम नदी है। झेलम नदी जो है कहाँ से निकलती है? ये जम्मू एंड कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में जो है बेरीनाग नामक जगह है, बेरीनाग जगह है, बेरीनाग के पास शेषनाग झील है, ठीक है। बेरीनाग के पास शेषनाग झील है। कौन सा झील है? शेषनाग झील है, ठीक है। शेषनाग झील से उद्गम होता है किसका? झेलम नदी का, यहाँ से इसका उद्गम होता है, और फिर जो है यहाँ से इसका उद्गम होता है, और ये भारत और जो पाकिस्तान है, यहाँ पे आप जब देखेंगे ऐसे भारत और पाकिस्तान है, इसकी जो है ऐसे बाउंड्री के साथ जो है बहती हुई आती है, ठीक है। ऐसे ही इसके साथ बहती हुई आती है। तो आपसे पूछा जाए कि मतलब भारत और पाकिस्तान की सीमा के साथ कौन सी नदी प्रवाहित होती है, तो कौन सी होती है? झेलम नदी होती है, ठीक है। और झेलम नदी आपसे पूछा जाए इसके बारे में, एक और खासियत क्या है कि झेलम नदी, एक तो ये हो गया, और जम्मू एंड कश्मीर से निकलने वाली, जम्मू एंड कश्मीर से निकलने वाली एकमात्र सिंधु की सहायक नदी, मतलब सिंधु नदी तंत्र की एकमात्र सहायक नदी, जो कहाँ से निकलती है? जम्मू एंड कश्मीर से निकलती है, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर से निकलती है। तो ये झेलम नदी में, झेलम नदी जम्मू एंड कश्मीर के बेरीनाग शेषनाग झील से उद्गम होता है, और जम्मू एंड कश्मीर से निकलने वाली एकमात्र नदी है सिंधु नदी तंत्र की। उसके बाद पश्चिम, मतलब सॉरी, पाकिस्तान, इधर पाकिस्तान है, इधर जो है इंडिया, इन दोनों की जो बॉर्डर पे बहने वाली नदी कौन सी है? झेलम नदी है, ठीक है। उसके बाद चिनाब नदी है, उसके बाद चिनाब नदी है, चिनाब नदी, चिनाब नदी का जो उद्गम कहाँ से है? बारालाचाला, बारालाचा ला के पास से इसका उद्गम होता है। बारालाचाला का या हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश में यहाँ पे एक पास है जिसको बोला जाता है बारालाचाला, वहां से उद्गम होता है किसका? चिनाब नदी का, ठीक है। उसके बाद रावी और ब्यास नदी का उद्गम जो कहाँ से होता है? रावी और ब्यास नदी का जो है हिमाचल प्रदेश के रोहतांग पास से, रोहतांग पास या रोहतांग दर्रे के पास से जो है, रोहतांग दर्रे के पास से इसका उद्गम होता है किसका? रावी और ब्यास का। और ब्यास एकमात्र ऐसी नदी है सिंधु नदी तंत्र की जो पश्चिम, मतलब सॉरी, पाकिस्तान में नहीं जाती है। ये जो है पंजाब के हरी के बैराज, पंजाब के हरी के बैराज पे जो है ये इसका मिल जाती है आके सतलज नदी में, सतलज नदी में ये मिल जाती है, ठीक है, सतलज नदी में। ये नदी, ब्यास नदी जो है पंजाब के हरी के बैराज से सतलज नदी पे आके ये मिल जाती है। तो जो है आपने इसका क्रम अभी देखा, जो है क्रम क्या है इसका, कि पहले सिंधु है, फिर झेलम है, फिर चिनाब है, रावी है, ब्यास, सतलज। ये आपसे पेपर में कई बार पूछा गया, इसका क्रम पूछा गया, ठीक है। तो क्रम आप ऐसे दिमाग में बैठाए रखिएगा कि पहले सिंधु नदी है, पहले सिंधु नदी है, उसके बाद झेलम है, झेलम है, उसके बाद चिनाब है, उसके बाद रापी है, उसके बाद ब्यास है,
एक सेकेंड, उसके बाद ब्यास है, उसके बाद सतलज है। ठीक है, ये इसका क्रम है, ये आप दिमाग में रखिएगा। और सिंधु नदी का आपसे पूछा जाए कि जो है दाई तरफ से मिलने वाली कुछ प्रमुख नदियां, तो दाई तरफ से मिलने वाली जो नदियां हैं, जी इधर से आप देखिए, ऐसे मान लीजिए ये नदी ऐसे है, ये दाई तरफ से मिलने वाली एक यहाँ पे श्योक नदी है। ठीक है, यहाँ पे एक श्योक नदी है, श्योक नदी है। उसके बाद कहते देखिए ऐसे श्योक नदी, फिर काबुल नदी, काबुल, उसके बाद खुर्रम। ठीक है, ये कुछ नदियां हैं जो सिंधु के दाई तट से जो है उस पे मिलने वाली दाएं तट की सहायक नदियां हैं, श्योक नदी, काबुल नदी और खुर्रम। और फिर बाएं तट से मिलने वाली सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। ठीक है, तो इतना जो है आप सिंधु नदी तंत्र से याद रखिएगा। अगला नदी तंत्र जो है वो हमारा गंगा नदी तंत्र है। ठीक है, अगला नदी तंत्र जो है वो क्या है, गंगा नदी तंत्र है। गंगा नदी तंत्र की लंबाई अगर आपसे पूछा जाए तो गंगा नदी तंत्र की जो लंबाई है वो कितना है, 2525 किलोमीटर है। 2525 किलोमीटर है, फिर भी इसको भारत की सबसे लंबी नदी बोला जाता है। फिर भी जो है इसे भारत की सबसे लंबी नदी, भारत की सबसे लंबी नदी, ठीक है, भारत की सबसे लंबी नदी बोला जाता है। हालांकि जो है अभी हमने पढ़ा इसके पहले कि सिंधु नदी जो था उसकी लंबाई 2180 किलोमीटर थी, बट फिर भी जो है हम गंगा नदी तंत्र को जो है सबसे लंबी नदी मानते हैं। क्यों? क्योंकि हमने देखा यहाँ से जो है सिंधु नदी निकलती थी, तो उसका इतना हिस्सा जो है, उसके बाद इधर का हिस्सा, ये ज्यादातर हिस्से जो है वो भारत में नहीं बहते, भारत से बाहर है, इधर पाकिस्तान है और इधर चाइना है। ठीक है, अभी तीनों नदी आप पढ़े, मतलब यहाँ से आप सतलज नदी देखेंगे, उसके बाद ये इधर ब्रह्मपुत्र नदी है और ये सिंधु नदी, ये तीन देश में प्रवाहित होती हैं। एक तो इधर चाइना में, एक इधर भारत है और इधर पाकिस्तान है। सतलज नदी आप देखेंगे, यहाँ चाइना है, यहाँ भारत है, यहाँ पाकिस्तान है। उसके बाद आप ब्रह्मपुत्र नदी देखेंगे जब, तो यहाँ चाइना है, यहाँ भारत है और यहाँ बांग्लादेश है। तो ये तीनों नदियां जो है ये तीन देश में प्रवाहित होती है। ठीक है, तो आप जो है क्या रहे, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा नदी है, 2500 किलोमीटर है। ठीक है, और इसका उद्गम जो होता है वो कहाँ से होता है, गंगोत्री ग्लेशियर, हिमालय मतलब sorry, उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से इसका उद्गम होता है। लेकिन उस समय इसका नाम क्या होता है, भागीरथी होता है। ठीक है, उस समय इसका नाम क्या होता है, भागीरथी होता है। जब इसका जो है मिलन होता है किसके साथ, अलकनंदा नदी के साथ। ठीक है, अलकनंदा नदी के साथ जब इसका मिलन होता है, किस जगह पे, किस जगह पे, देवप्रयाग, किस जगह पे, उत्तराखंड के देवप्रयाग में। जब भागीरथी का जो है उद्गम मतलब सॉरी भागीरथी नदी का जो है संगम होता है किसके साथ, अलकनंदा नदी के साथ, तब इस संयुक्त धारा को हम क्या बोलते हैं, गंगा नदी का नाम पड़ता है इस पे। ठीक है, आइए इस चीज को और अच्छे तरीके से हम समझते हैं। आप यहाँ पे जब देखेंगे तो आप देखिए यहाँ पे गंगोत्री ग्लेशियर है और यहाँ पे सतोपद ग्लेशियर है। गंगोत्री ग्लेशियर से जो नदी निकलती है इसको भागीरथी नदी बोला जाता है। ठीक है, इसको कौन सा नदी, भागीरथी नदी बोला जाता है। ठीक है, और फिर जो सदोबद ग्लेशियर, तो जो ये ब्लू लाइन आ रही है इसको जो बोलते हैं कौन सा नदी है, अलकनंदा है, ये अलकनंदा है। ठीक है, तो पंच प्रयाग भी इसमें आप अच्छे से तरीके से समझिए। पंच प्रयाग से भी आपके क्वेश्चन बार बार पूछा गया, जैसे जब अलकनंदा नदी से आपकी जो धौली गंगा मिलती है किस जगह पे, विष्णु प्रयाग पे, विष्णु प्रयाग पे जो है अलकनंदा नदी से जो है कौन सी नदी मिलती है, धौली गंगा। ठीक है, तो विष्णु प्रयाग पे फिर ये अलकनंदा की जो धारा आती है इससे नंदाकिनी नदी मिलती है, कहाँ पे, नंद प्रयाग पे। ठीक है, कहाँ पे, नंद प्रयाग पे। उसके बाद फिर आगे ये जो ये अलकनंदा नदी की जो धारा आगे बढ़ती है, फिर पिंडारी नदी उसमें बढ़ती है कर्णप्रयाग पे। ठीक है, कर्णप्रयाग पे संगम होता है किसका किसका, अलकनंदा नदी का और फिर पिंडार नदी का। ठीक है, उसके बाद रुद्रप्रयाग पे जो है मंदाकिनी नदी, जो केदारनाथ नदी, केदारनाथ जो जगह है वहां पे कौन सी नदी बहती है, मंदाकिनी नदी बहती है। और मंदाकिनी नदी जब आके मिलती है कहाँ पे, ये रुद्रप्रयाग में, रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी दोनों आपस में मिलती हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आगे ये बढ़ती है तो अलकनंदा की जो धारा है वो देवप्रयाग में आके मिल जाती है किससे, भागीरथी से। ठीक है, अलकनंदा नदी देवप्रयाग में आके जो है भागीरथी से मिल जाती है। तो इस संयुक्त धारा को यहाँ पे जो है हम नाम दे देते हैं गंगा नदी। ठीक है, इस संयुक्त धारा को जो नाम दिया जाता है क्या, गंगा नदी। ठीक है, तो गंगा नदी के जो उद्गम का, ये गंगोत्री ग्लेशियर से किस नदी का उद्गम स्थल है, भागीरथी का। शतुपथ ग्लेशियर से किस नदी का उद्गम स्थल है, बताइए, जो है अलकनंदा नदी का। ठीक है, केदारनाथ से जो किसका है, मंदाकिनी नदी, धौली गंगा, नंदाकिनी, पिंडार और फिर जो है इतना हो गया। ठीक है, अब उसके बाद आप यमुना देख रहे हैं, यहाँ से यमुना जो है यमुनोत्री ग्लेशियर, उत्तराखंड की यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, और फिर इसमें जो यमुना की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, चंबल, बेतवा, केम
और चंबल बेतवा केन। इसका क्रम भी याद रखिएगा, क्रम पूछा जाता है कभी कभी जो है पेपर में आपसे पूछा जाएगा कि यमुना की जो सहायक नदियां हैं उनका क्रम क्या है, तो चंबल बेतवा केन, ठीक है, चंबल बेतवा केन। और ये जो संयुक्त धारा है ये जो है प्रयागराज में आके जब मिलती है तो फिर इसी पे जो है संगम होता है, किसका संगम, इसी को बोला गया है कि यमुना नदी जो है प्रयागराज में आके गंगा नदी से मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ से आप देखेंगे ये टोंस नदी है और फिर यहाँ पे आप सोन नदी। जो टोंस नदी है और जो सोन नदी है ये दोनों जो है गंगा की जो है आप देखेंगे दाएं तट से मिलने वाली जो सहायक नदियां हैं, और ये डायरेक्ट जाके जो है कहाँ भी मिलती हैं, गंगा में मिलती है। बट उसके पहले जो अभी हमने पढ़ा जो है क्या चंबल बेतवा केन, ये सब यमुना में मिलने के बाद जो है जाके फिर ये संयुक्त धारा जो यमुना की है वो मिलती है कहाँ पे, गंगा नदी में, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि गंगा नदी की जो बाएं तट से मिलने वाली जो सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं, तो आप क्या बताएंगे, यमुना नदी है, उसके बाद चंबल है, बेतवा है, केन है, टोंस है और सोन है, ठीक है। ये आपकी जो है क्या है, बाएं तट से मिलने वाली गंगा नदी की सहायक नदियां है, ठीक है, सॉरी दाएं तट से। उसके बाद इधर से आप देखेंगे तो फिर रामगंगा है, रामगंगा के बाद गोमती है, घाघरा है, गंडक है, कोसी है, महानंदा है, ठीक है। रामगंगा जो है उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल क्षेत्र से निकलती है और फिर कन्नौज में, यूपी के कन्नौज में आके जो है गंगा नदी में प्रवाहित हो जाती है, मिल जाती है। और फिर गोमती नदी का उद्गम स्थल से कई बार पेपर में पूछा गया है कि गोमती नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है, तो ये जो है पीलीभीत में फुलर झील है, ठीक है। पीलीभीत में एक जगह है फुलर झील, वहां से ये मैदानी क्षेत्र से निकलती है और यूपी की जो है गाजीपुर में आके जो है ये मिल जाती है, ठीक है। गाजीपुर में आके ये मिल जाती है। गोमती नगर पे आपसे पूछा जाता है कि कौन से प्रमुख शहर स्थित है, तो लखनऊ है, जौनपुर है, ये दोनों प्रमुख शहर जो है वो कहाँ पे स्थित है, इसके गोमती नदी के तट पे स्थित है, ठीक है। उसके बाद घाघरा नदी जो है इसको ये काली नदी नेपाल में बोला जाता है, ठीक है। यहाँ से जो है आता है कहाँ पे, बिहार के छपरा में आके मिल जाती है। उसके बाद कोसी नदी, जिसको बिहार का शोक भी बोला जाता है, कोसी नदी को बिहार का शोक बोला जाता है क्योंकि ये अपनी मार्ग बदलने के लिए जो है फेमस है, प्रसिद्ध है, ठीक है। तो इसको बिहार का जो है क्या शोक भी बोला जाता है, कोसी नदी और महानंदा नदी। इसका क्रम भी आप याद रखिएगा कि पहले रामगंगा, रामगंगा के बाद बताइए, पहले रामगंगा है, रामगंगा के बाद गोमती है, गोमती के बाद घाघरा है, घाघरा के बाद जो है क्या है बताइए, गंडक है, उसके बाद कोसी है, उसके बाद महानंदा है। ये ऐसे क्रम भी आप याद रखिएगा कि जो है क्रम क्या है इसका, पहले रामगंगा है, फिर जो है गोमती है, घाघरा है, गंडक है, कोसी है, महानंदा है, ठीक है। सबसे अंत में जो है मिलने वाली जो सहायक नदी है वो कौन सी है, महानंदा है। और ये रामगंगा के घर से, ठीक है। तो इसका क्रम भी आप ऐसे याद रखिएगा। और उसके बाद फिर जो है यहाँ पे महानंदा नदी आके जो है यहाँ पे मिल जाती है किसमें, गंगा नदी में, ठीक है। और फिर आगे जो है देखिए क्या है, गंगा नदी की सहायक नदियां क्या है, दाएं ओर से मिलने वाली जो नदी है यमुना है, सोन है, पुनपुन नदी है, ठीक है। पुनपुन नदी का बिहार और झारखंड के रीजन से निकलती है, तो ये डायरेक्ट जो है जाके मिलती है, इसको टोंस नदी और जुड़ ली है इसमें टोंस नदी, ये सब डायरेक्ट जाके जो है किसमें, गंगा नदी में मिलती है, ठीक है। ये सब डायरेक्ट गंगा नदी में। और यमुना नदी में अगर आपसे पूछा जाए तो बेतवा हो गया, बेतवा चंबल, बेतवा चंबल और पे केन, ठीक है। यमुना नदी की आपसे लंबाई अगर आपसे पूछा जाए, यमुना नदी की लंबाई कितनी है, 1385 किलोमीटर, ठीक है, यमुना नदी की। और अगर आपसे पूछा जाए कि गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, तो यमुना नदी है, ठीक है। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, तो यमुना नदी है। गंगा नदी की सबसे ज्यादा लंबाई किसमें है, उत्तर प्रदेश में है, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है, और सबसे कम कहाँ पे, झारखंड में है, ठीक है। सबसे कम झारखंड में है, सबसे ज्यादा लंबाई उत्तर प्रदेश में, सबसे कम जो है झारखंड में, ठीक है। बाएं ओर से मिलने वाली क्रम ऐसे याद रखिएगा, रामगंगा, फिर गोमती, फिर घाघरा, फिर गंडक, फिर कोसी, फिर महानंदा। ये क्रम भी ऐसे आप दिमाग में रखिएगा, ठीक है। तो आयोग का आपको क्लियर होगा। अब आइए आगे हम देखते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कौन सा, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र आप देखेंगे, ब्रह्मपुत्र नदी जो है यहाँ पे मानसरोवर झील है, यहाँ पे मानसरोवर झील है, यहाँ से इसका उद्गम स्थल है, यहाँ से ये निकलती है ये नदियां, ठीक है। इसको जो है चीन में और तिब्बत में जो है सांगपो रिवर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चाइना में इसको सांगपो रिवर के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। इसकी जो कुल लंबाई अगर देखा जाए ब्रह्मपुत्र नदी की, ब्रह्मपुत्र नदी की अगर कुल लंबाई देखा जाए तो ये लगभग 2900 किलोमीटर है, ठीक है। लगभग 2900 किलोमीटर है इसकी टोटल लंबाई। और ये तिब्बत की मानसरोवर झील से इसका उद्गम स्थल है, मानसरोवर झील से निकलती है। तिब्बत में या चाइना में इसको सांगपो रिवर बोला जाता है।
उसके बाद अरुणाचल प्रदेश से जो है ये यू टर्न लेकर जो यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये दिहांग घाटी में, ठीक है, दिहांग जो है दिहांग घाटी या दिहांग पर्वत से जो ये यू टर्न लेके जो है ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और यहाँ पे जो है ये दिहांग गार्स का निर्माण करती है, ठीक है, यहाँ पे दिहांग गार्स का निर्माण करती है। उसके बाद ये अरुणाचल प्रदेश में जो है प्रवेश करती है, तब इसका नाम जो है क्या हो जाता है, ब्रह्मपुत्र हो जाता है, ठीक है। पहले जब तक ये चरना में बहती है तब तक इसका नाम सांको है। उसके बाद जैसे ही ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है, ठीक है। अब इसकी जो कुछ सहायक नदियां जो हैं, इसकी जो सहायक नदियां हैं, आपसे पेपर में यह भी पूछा गया कि ब्रह्मपुत्र की जो सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी है, तो दिबांग है, ठीक है, दिबांग है, लोहित है, दिबांग है, लोहित है, उसके बाद धनश्री है। ये धनश्री आपसे पेपर में कई बार पूछा गया है जो कि धनश्री किसकी सहायक नदी है, तो धनश्री किसकी सहायक नदी है, जो है ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। धनश्री के अलावा जो है सुबनसिरी है, सुबनसिरी है, ठीक है, सुबनसिरी है। ये सब जो है जो सहायक नदियां है किसकी, किसकी सहायक नदियां है बताइए, किसकी सहायक नदियां है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां है। तो ये जो है यहाँ से जो होते हुए ये असम से पहले अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, फिर असम होते हुए ये फिर मेघालय मेघालय होते हुए फिर ये प्रवेश कर जाती है कहाँ पे, बांग्लादेश में। और जब ये नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसका जो नाम होता है कुछ क्या होता है, जमुना हो जाता है, ठीक है, इसका नाम हो जाता है जमुना। कहाँ पे, बांग्लादेश में। बांग्लादेश में जो है इसका क्या नाम हो जाता है बताइए, बांग्लादेश में जो है इस ब्रह्मपुत्र नदी का नाम कौन सा हो जाता है, जमुना हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद फिर जब यहाँ से मणिपुर से एक नदी निकलती है जिसको बोलते हैं बराक नदी, ठीक है, बराक या मेघना, मणिपुर से एक नदी निकलती है, मणिपुर से एक नदी निकलती है जिसको बराक नदी बोला जाता है या फिर मेघना नदी बोला जाता है, ठीक है, बराक या मेघना नदी। ये आके जब मिलती है किसमें, इस यमुना नदी में, ये जमुना नदी में, इस जमुना नदी में जब आके मिलती है ये, तो फिर इसकी जो संयुक्त धारा बनती है उसको बोला जाता है मेघना नदी, ठीक है, उसको बोला जाता है मेघना नदी। और ये मेघना नदी की जो है जाके बंगाल की खाड़ी में अपना संपूर्ण जल गिराती है, ठीक है, मेघना नदी ही बंगाल की खाड़ी में जाके अपना संपूर्ण जल गिराती है। यहाँ तो जो गंगा नदी जा रही है ये जैसे ही बांग्लादेश में प्रवेश करती है इसका नाम पद्मा हो जाता है, ठीक है, इसका नाम क्या हो जाता है, पद्मा। मतलब इन शॉर्ट ये समझिए कि इधर से गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश कर रही है उसका नाम क्या हो गया, पद्मा नदी हो गया। इधर इधर से जो है आपका ब्रह्मपुत्र नदी जो है बांग्लादेश में जैसे ही प्रवेश करती है उसका नाम क्या हो जाता है, जमुना नदी हो जाता है, ठीक है। जब पद्मा नदी और जमुना नदी एक संयुक्त धारा बनती है तो उसको पद्मा नदी के नाम से जानते हैं। उसके बाद फिर मणिपुर से जो है, ठीक है, मणिपुर से जो है बराक नदी या मेघना नदी की जो एक धारा बह के आती है वो जब उस पद्मा नदी में मिलती है तो फिर वहां पे वो संयुक्त धारा बन के आती है, उसको हम मेघना नदी के नाम से जानते हैं। और मेघना नदी ही जो है आगे चल के अपना क्या बनाती है, ये अपना संपूर्ण जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है, ठीक है। और इन दोनों का जब गंगा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का जब गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जब अपना जल जो है बंगाल की खाड़ी में गिराती है तो वहां पे एक डेल्टा का निर्माण करती है, ठीक है, एक डेल्टा का निर्माण करती है जिसको सुंदरबन डेल्टा के नाम से जाना जाता है, ठीक है, सुंदरबन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। और ये पूरे विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा क्षेत्र, ठीक है, पूरे विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा क्षेत्र से सुंदरबन डेल्टा क्षेत्र, यहाँ पे सुंदरी नामक वृक्ष पाया जाता है, इस वजह से इसको सुंदरबन डेल्टा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हमने जो है सिंधु नदी तंत्र के बारे में और गंगा नदी तंत्र के बारे में और इसके बाद जो है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ा। अगले लेक्चर में हम प्रायद्वीपीय भारत की यानी जो पेनिसुलर इंडिया है उसकी जो रिवर है उसको हम अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको इस वीडियो से कोई भी डाउट हो तो उसको आप जो है कमेंट बॉक्स में मेंशन करें और फिर जो है इस वीडियो को अपने अन्य दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल हो सके। थैंक यू।